हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सचिन। कैसे हैं आप सब लोग? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और मेडाइवल हिस्ट्री के आज लेक्चर नंबर 32 को अपन लोग पूरा करेंगे। देखो, मुगलों की हिस्ट्री तो पूरी हो गई है, आज उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें समझना है। तो लास्ट की क्लास में हमने पूरा अच्छे से पोस्ट मुगल पीरियड को समझ लिया था और अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। कैसे कहते 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को अंग्रेजों ने उसके बाद मार दिया था और फाइनली बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था म्यांमार, और वहीं की 1862 में वहां पर मृत्यु हो गई। और इस तरीके से भारत से मुगलों का प्रशासन पूरी तरह खत्म हो गया था। आज हमें पढ़ना है मुगलों के बारे में छोटी छोटी चीजें, जहां से सारे एग्जाम्स में छट छट के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जितने भी मुगल काल में बड़े बड़े बादशाह हुए उनको कहां दफनाया गया। तो सबसे पहले बाबर लिखते हैं। देखो, बाबर जब मरा था तो बाबर को शुरू में दफनाया गया था आगरा में। कहां दफनाया गया था जी? आगरा में। लेकिन बाबर अपनी एक किताब लिख के गया था तुजुके बाबरी, उसमें उसने अपनी पसंदीदा जगह लिखी थी काबुल। तो बाबर चाहता था कि मेरे को काबुल में दफनाया जाए, लेकिन उन दिनों क्योंकि बाबर की किसी ने किताब पढ़ी नहीं थी तो किसी को पता ही नहीं था। उन दिनों आगरा में रहते थे तो बाबर को आगरा में दफना दिया गया। लेकिन आगे जाके अकबर ने इसकी किताब का अनुवाद करवाया और किताब पढ़ते पढ़ते पता चला, अरे यार गलती हो गई, हमारे जो दादा हैं वो तो चाहते थे कि उनको काबुल दफनाया जाए। तो बाद में आगरा से उसकी कब्र को निकाल के उसको कहां दफनाया गया? काबुल। तो देख रहे हो जी, बाबर को दो जगह दफनाया गया, पहले आगरा, लेकिन क्योंकि उसकी पसंदीदा जगह काबुल थी तो बाद में आगरा से निकाल के उसको काबुल में दफनाया गया। अब बात आती है हुमायूं की। तो हुमायूं को तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, ये कहां है जी? दिल्ली में। अगर आप दिल्ली के होंगे तो हमारे इधर तो ये रहा NH24 से जैसी सराय खाली का पहुंचते हैं सीधा दिखता है हुमायूं टॉम्ब, बढ़िया सा मकबरा है। तो हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है और इसको बनवाया था इसकी बहन ने नहीं, इसकी किताब लिखी थी वो तो इसकी रानी ने क्या बनवाया था? हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी ना 1556 में, तो इसकी मृत्यु के बाद इसकी बेगम ने इसके लिए एक मकबरा बनवाया था जिसको हम जानते हैं हुमायूं टॉम्ब के नाम से। ठीक है जी। उसके बाद आया अकबर। अकबर को दफनाया गया है फतेहपुर सीकरी। कहां दफनाया गया है? फतेहपुर सीकरी। कई बार इसकी जगह सिकंदरी में लिखी मिल जाती है। ठीक है जी, यहां पर दफनाया गया है। यहां पर इसने एक दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा, उसके पास इसको दफनाया गया है। और ये पड़ता कहां है? आगरा में। कहां पड़ता है जी? आगरा में। तो अकबर को भी कहां दफनाया गया? आगरा में। आगरा में स्पेसिफिक किस जगह? तो फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी एक शहर है, ये अकबर ने खुद बसाया था और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया था कुछ समय के लिए। लेकिन फतेहपुर सीकरी में पानी की सप्लाई अच्छी नहीं थी, रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे, खेती अच्छी नहीं होती थी, तो अकबर ने दोबारा से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन कुछ समय के लिए अकबर ने एक राजधानी बनाई थी अपनी, आगरा की फतेहपुर सीकरी। तो अकबर को मरने के बाद यहीं पर दफनाया गया। उसके बाद आया जहांगीर, ये शाहजहां, जहांगीर आएगा पहले, उसके बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर को दफनाया गया लाहौर में। और लाहौर में किस जगह? अनारकली के मकबरे में। कहां पर जी? अनारकली का मकबरा। हम अब पीछे पढ़ चुके हैं, जब अनारकली की मृत्यु हो गई थी तो जहांगीर ने खुद खड़े होकर अनारकली के लिए एक मकबरा बनवाया था और वहां पर एक लेख लिखवाया था कि यदि अल्लाह मेरे को एक बार फिर से अनारकली के हंसते हुए चेहरे को देखने का मौका दे तो मैं कयामत के दिन तक उसका शुक्रिया अदा करूंगा। इतना बड़ा अय्याशी था ये अनारकली के पीछे। तो जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर में, अनारकली के मकबरे में। उसके बाद आते हैं शाहजहां। इनके बारे में तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। शाहजहां, इनको आगरा के ताजमहल में। कहां पर? ताजमहल, आगरा। ठीक है। इसने तो अपने जीवन काल में ही मुमताज के बराबर में अपनी कब्र खुदवा ली थी कि मेरे को मरने के बाद मुमताज के बराबर में दफना देना। तो आज भी बेचारा मुमताज के साथ ही है। तो शाहजहां को कहां दफनाया गया? आगरा के ताजमहल में। और उसके बाद हमारा आता है औरंगजेब। इतिहास में मुगलों का सबसे कट्टर राजाओं में से एक औरंगजेब, इसको दफनाया गया है औरंगाबाद में। कहां दफनाया गया? औरंगाबाद, जो आज का महाराष्ट्र है वहां पर एक जगह पड़ती है औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगजेब को दफनाया गया है। ये इसी के नाम पर शहर बसाया गया था।
तो यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बाबर को शुरू में कहां दफनाया गया? आगरा, लेकिन अभी फिलहाल अभी कहां पर है उसकी? खैर अब तो पूरी तरीके से 500-600 साल हो गए, पूरी तरह उसकी बॉडी डिके हो गई होगी, लेकिन अगर कोई पूछे कि आगरा के बाद उसको कहां दफनाया गया था तो काबुल। हुमायूं को हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर को फतेहपुर सीकरी आगरा, जहांगीर को लाहौर अनारकली के किले में, शाहजहां को ताजमहल और भैया औरंगजेब को औरंगाबाद। और आखिरी इस वंश का आप राजा जानते हो, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को कहां दफनाया गया था? रंगून, म्यांमार। कहां पर जी? म्यांमार। और उन दिनों म्यांमार की राजधानी क्या हुआ करती थी? रंगून। रंगून में दफनाया गया। बाकी जितने भी राजा बसते हैं उन्हें होलसेल में पकड़ के हुमायूं टॉम में दफना दिया गया है। तो अगर आप हुमायूं टॉम में जाएंगे ना, वहां पे आपको बहुत कब्र देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा मुगल बादशाहों को अगर कहीं दफनाया गया है तो वो है हुमायूं टॉम। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारे मेन राजा हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार रिवीजन करो। बाबर को कहां दफनाया गया जी? पहले आगरा, बाद में काबुल। हुमायूं को दिल्ली, अकबर को आगरा, जहांगीर को लाहौर, शाहजहां को आगरा, औरंगजेब को औरंगाबाद, और भैया बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश का अंतिम बादशाह था उसको म्यांमार। उस समय म्यांमार की राजधानी क्या थी? रंगून। ठीक है, ये थे, इनको कहां कहां दफनाया गया। चलो जी ठीक है। अब ये इन सब के बारे में एक एक किताब है बड़ी मशहूर जो इनके बारे में बताती है। तो लिख सकते हैं इनकी रचनाएं, या तो रचनाएं लिख लो या महत्वपूर्ण पुस्तकें। और ये ऐसी पुस्तकें हैं जो इनके बारे में जानकारी देती है, मुगलों बादशाह के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं बाबर। देखो, बाबर अपने जीवन काल में खुद एक किताब लिख के गया था जिसका नाम था तुजुक-ए बाबरी। एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। बाबर द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा थी, उस आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी एक किताब थी जो बाबर लिख के गया, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई? ये इसको तुर्की भाषा में लिख के गया। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर के समय तुर्की भाषा का प्रचलन भारत में था, लेकिन जैसी बाबर की मृत्यु हुई, मुगलों की बादशाह हो गई फारसी। अब हुमायूं को, अकबर को तुर्की आती नहीं थी, उनको फारसी आती थी। तो इस तुजुक-ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया। किस में अनुवाद किया गया? फारसी में। जब फारसी लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया गया तो इस किताब का तुजुक-ए बाबरी से नाम बदल के रख दिया बाबरनामा। क्या नाम रख दिया जी? बाबरनामा। तो तुजुक-ए बाबरी और बाबरनामा सेम किताब है, लेकिन तुजुक-ए बाबरी उसको तुर्की भाषा में बोलते हैं और बाबरनामा उसको फारसी भाषा में बोलते हैं। तुजुक-ए बाबरी खुद लिख के गया बाबर, उसको ट्रांसलेट अगर तुर्की से फारसी भाषा में करा तो अकबर का बेटा, उसके 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे, तो अब्दुल रहीम ने तुर्की से उसका फारसी में अनुवाद किया। यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जी, पहले बता रहा हूं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि राम रहीम, ये अब राम रहीम देखो क्या नाम याद आ रहा है, तो थोड़ा पढ़ा वो तो जेल में बहुत अय्याशी करी थी उसने। अब अब्दुल रहीम को मैं कहा राम रहीम से बताओ, मेरे पूछे कि आप नाम निकला है, कितना बेकार। कोई बात नहीं, अब्दुल रहीम ने जी बाबरनामा किताब का अनुवाद किया था। अब उसके बाद आ जाओ हुमायूं। तो हुमायूं के लिए जो किताब लिखी गई उसका नाम है हुमायूंनामा। क्या नाम है जी? हुमायूंनामा। और इसको लिखने वाली थी इसकी बहन गुलबदन। देख रहे हो जी, हुमायूं के बारे में उसकी बहन ने लिखा है सब कुछ। और कौन सी किताब में? हुमायूंनामा में। तो हुमायूं के बारे में अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप एक किताब पढ़ लें, हुमायूंनामा। वो हुमायूं के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देती है। उसके बाद आएंगे अकबर। ये नाम तो सब में आएगा जी। अकबर पे जो किताब लिखी गई उस किताब का नाम है अकबरनामा। ठीक है, ये लिखी इसके 9 रत्नों में से एक और एक बहुत ही चर्चित इतिहासकार अबू फजल। अकबरनामा किसने लिखी? अबू फजल। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये खिलासी, चपरासी, गैंगकर्मी, पुलिस, रेलवे के जितने भी एग्जाम देते हो ना, वहां से क्वेश्चन आते हैं 110%, इसलिए इनको हल्के में मत लेना। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर और बाबर, मुगल वंश में 2 ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने अपनी किताब खुद लिखी, अपनी आत्मकथाएं खुद लिखी। इसलिए बाबर ने जब अपनी आत्मकथा खुद लिखी तो उस किताब का क्या नाम था? तुजुक-ए बाबरी। अब जहांगीर जब खुद अपनी आत्मकथा लिख रहा है तो उस किताब का नाम हो जाएगा तुजुक-ए जहांगीरी। तुजुक-ए जहांगीरी।
ठीक है, तो तुजू के जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने। तुजू के बाबरी, बाबर ने। ये नाम से ही पता चल रहा है, बाबरी बाबर, जहांगीरी जहांगीर, हुमायूं नामा हुमायूं, अकबर नामा अकबर। अब सवाल आता है तुजू के जहांगीरी, तुम तो बोलोगे भैया इसने खुद लिखी है, ठीक है, लेकिन जहांगीर इस किताब को लिखता लिखता बीच में ही छोड़ के बेचारा स्वर्गवासी हो गया था, क्योंकि हमने पढ़ा 1621-22 में एकदम से जहांगीर की तबीयत खराब होती है और 1628 तक आते आते बेचारा निकल लेता है, तो इसकी किताब ये अधूरी रह जाती है। तो इस किताब को पूरा करता है मोतबिंद खान। कौन करता है पूरा? मोतबिंद खान। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुजू के जहांगीरी किताब को कंप्लीट करने वाला लेखक कौन था, इतिहासकार कौन था? मोतबिंद खान, क्योंकि जहांगीर इस किताब को बीच में लिखते लिखते ऊपर पहुंच गए थे, इसलिए इस किताब को कंप्लीट किसने करा? मोतबिंद खान ने। उसके बाद आए शाहजहां जी। शाहजहां पर किताब लिखी गई शाहजहांनामा। शाहजहांनामा। और इस किताब को लिखने वाले थे इनायत खान। इनायत अली मत लिख देना जी, देखो मैं खुद इनायत अली लिख रहा हूं, इनायत खान, ठीक है। इनायत खान उस समय के बहुत बड़े इतिहासकार थे जिन्होंने शाहजहां के बारे में डिटेल में बताया। कौन सी किताब में? शाहजहांनामा के बारे में। अब देखो औरंगजेब के बारे में जो किताब लिखी गई उस किताब का नाम है आलमगीर। या आलमगीर नाम आप लिख सकते हैं। यहां तो पहले हम राजाओं के नाम लिख रहे हैं, तो यहां पे राजाओं का नाम लिखो औरंगजेब। औरंगजेब पे जो किताब लिखी गई उस किताब का नाम है आलमगीर नामा। और इस आलमगीर नामा को किताब लिखने वाले जो थे वो थे मिर्जा मोहम्मद काजिम। देखो जी, ये थी मुगल काल की महत्वपूर्ण हस्तियां, वो महत्वपूर्ण किताबें और इनको लिखने वाले महत्वपूर्ण इतिहासकार। बाबर के बारे में कौन सी किताब बताती है? तुजू के बाबरी, जो कौन सी भाषा में थी? तुर्की। उसको फारसी में अनुवाद करके कौन सी किताब लिख दी गई जी? बाबरनामा। बाबरनामा का अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम। उसके बाद हुमायूं के बारे में बताती है हुमायूंनामा, जो उसकी बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखी। उसके बाद आते हैं जी अकबर के बारे में किताब है अकबरनामा, उसको लिखा इसके 9 रत्नों में से एक अबू फजल ने। फिर आया जहांगीर, इसने खुद अपनी एक आत्मकथा लिखी तुजू के जहांगीरी, क्योंकि बीच में लिखता लिखता बेचारा स्वर्गवासी हो लिया था, तो इस किताब को कंप्लीट किया मोतबिंद खान ने। फिर उसके बाद आए शाहजहां। शाहजहां की किताब जो है वो है शाहजहांनामा और ये लिखी गई है इनायत खान द्वारा। और फिर आए औरंगजेब। औरंगजेब पे जो किताब है वो है आलमगीर नामा, और उस किताब को लिखने वाले थे मिर्जा मोहम्मद कासिम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में। अच्छे एग्जाम सिविल सर्वेंट्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन वाले में लात मारेगा ऐसे क्वेश्चन को, वो भटकेगा भी नहीं ऐसे क्वेश्चन के आसपास। लेकिन आप क्लासी चपरासी गैंग कर्मी रेल कर्मी वाले का एग्जाम्स देंगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है जी, चलो ये हो गया। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि किनको कहां कहां दफनाया गया और इनके बारे में कौन कौन सी किताबें लिखी गई। अब हम महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी शुरू करते हैं, इनकी प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई या प्रशासनिक व्यवस्था लिख देते हैं। देखो प्रशासन को सुधारने की व्यवस्था तो हम पहले शुरू करते हैं बाबर से। बाबर का शासनकाल बड़ा छोटा था, तो बाबर भारत में प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब से भारत में कुछ खास बदलाव नहीं कर पाया। तो प्रशासन सुधारने के लिए बाबर ने तो कुछ खास बदलाव भारत में नहीं करे। उसके बाद आया हुमायूं। हम जानते हैं हुमायूं का 15 साल का जीवन तो भारत से बाहर बीता, क्योंकि शेरशाह सूरी ने मार के इसे 15 साल के लिए भारत से बाहर भगा दिया था। तो 15 साल ये भी भारत से बाहर रहा, तो ये भी भारत में कोई बहुत बड़े सामाजिक सुधार नहीं कर पाया। लेकिन इसने भारत में 2 व्यवस्थाएं चालू करी थी। एक का नाम था झरोका दर्शन, झरोका दर्शन इसने शुरू किया था, और दूसरा तुलादान। हम दोनों जानते हैं। देखो झरोका दर्शन हुआ करता था कि गैलरी में आके लोगों की समस्याएं सुनना। तुलादान हुआ करता था अपने जन्मदिन वाले दिन तराजू में बैठ के सोने चांदी से बादशाहों को तोला जाता था और बाद में उस सोने चांदियों को गरीबों को दान कर दिया जाता था। तो ये व्यवस्था थी तुलादान व्यवस्था। देख रहे हैं यहां पर मुगलों का एक समय ऐसा था कि वो अपनी बराबर सोने चांदियों को क्या कर रहे थे, गरीबों में बांट रहे थे। और नादिर शाह के समय मुगलों का क्या हाल हो गया था जी, अहमद शाह के समय, कि अपनी महलों की जरूरती कीमती चीज बेच बेच के इन्होंने अपने खर्चे चलाए थे। हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हुमायूं ने झरोका दर्शन और तुलादान शुरू किया था। लेकिन अब आता है अकबर।
जी अकबर ने तो होलसेल में प्रशासन सुधार किए, होलसेल में। सबसे पहले पढ़ते हैं इसने आर्थिक सुधार के लिए क्या किया, मतलब इकोनॉमी सुधारने के लिए। तो सबसे पहले इसके कौन से सुधार पढ़ते हैं जी, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार करने के लिए इसने जमीन की नपाई करवाई, जमीन की नपाई। देखो जी आज के समय में हमारी इकोनॉमी चलती है कंपनी से, बड़े बड़े आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी से, बड़ी बड़ी टेक सॉल्यूशंस से, बड़े बड़ों से। इनके समय कोई आईटी बिल गेट्स नहीं था जी। इनके समय वो बादशाह महान होगा जिसके पास ऐसी जमीन होगी जो जितनी ज्यादा उपजाऊ होगी, जिसके पास जितने अच्छे किसान, जितनी अच्छी उपज, वो राजा उतना अमीर। तो अकबर जानता था कि भारत तो वैसे भी आज भी एक कृषि प्रधान देश है, तो इसने आर्थिक सुधार, अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए फार्मरों की स्थिति बड़ी सुधारी थी, हम पढ़ चुके हैं। इसने जमीन को सुधारने के लिए सबसे पहले जाप्ती टैक्स लेके आया, फिर कनकूत टैक्स लेके आया, और फिर उसके बाद आईना दहसाला प्रणाली लेके आया, जो बहुत मेन है। आईना दहसाला, जहां पर 10 साल का एवरेज टैक्स लिया जाता था, इसको लाने वाले इसके वित्त मंत्री टोडरमल थे, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जाप्ती। और जमीन को इसने 4 भागों में बांटा कि कौन सी जमीन ऐसी है जिसपे हर साल उपज अच्छी हो रही है, कौन सी ऐसी है जिसमें 2 साल में एक बार हो रही है, कौन सी ऐसी जिसमें 4 साल में एक बार हो रही है, और कौन सी ऐसी जमीन है जो बंजर है। तो जिसमें हर साल फसल होती थी उस जमीन को इसने बोला पोलज, जिसमें 2 साल में एक बार होती थी उसको बोला इसने चढ़ती, है ना। और पड़ती, चढ़ती लिख रहा हूं मैं, अरे क्या, जिसमें 2 साल में एक बार अच्छी फसल होती थी उस जमीन को इसके समय क्या बोला जाता था, पड़ती। जिसमें 4 साल में एक बार फसल होती थी अच्छी, उसको बोलते थे चाचर। और जो भैया जो जमीन बिल्कुल ही बंजर थी उसको बोलते थे बांजर, हम पढ़ चुके हैं। इसने जमीन के भाग करवाए। एक जमीन इसके समय ऐसी हुआ करती थी ग्रुप ए में जो बहुत अच्छी फसल हर साल देती है, जिसमें उपज बड़ी अच्छी होती है। भाग ग्रुप बी में इसने ऐसी जमीन को रखा जो एक साल अच्छा उनका रिजल्ट नहीं आता, लेकिन दूसरे साल फसल बड़ी अच्छी होती है। तीसरे ग्रुप में इसने ऐसी जमीन को रखा जो ऑन एन एवरेज 4 साल में एक बार रिजल्ट अच्छा देती है, 3 बार उसका थोड़ा लो रहता है। और चौथी जमीन इसने ऐसी बात रख दी जहां पर अच्छी खेती होती नहीं, जहां पर बालू मिट्टी होगी, काली मिट्टी, जहां पर बालू मिट्टी, रेतीली मिट्टी होगी, वहां पर फसल अच्छी हो नहीं पाएगी। और इस हिसाब से इन जमीनों से टैक्स लिया करता था कि भाई अगर तेरी पोलज भूमि है तो भाई देख तेरी हर साल टैक्स, जमीन अच्छा हो रहा है तो तू हर साल मेरे को टैक्स देगा। पड़ती भूमि में 2 साल में एक बार फसल अच्छी हो रही है तो इनसे उस हिसाब से टैक्स लिया जाता था। बांजर भूमि वाले से टैक्स ही नहीं लिया जाता था, है ना। और तो और इसने पैवा की भूमि, जागी भूमि जो जागीरदारों को दिया जाती थी, खालसा भूमि, उस समय सरकारी भूमि को क्या बोलते थे जी, खालसा भूमि, ये याद रखना। और एक मदद मास भूमि थी जो मदद के लिए दी जाती थी। देख रहे हैं इतने तरीके के तो इसने आर्थिक सुधार किए। और आर्थिक सुधार करने के लिए इसने क्या करा जी, नए सिक्के चलवाए। सिक्के चलवाए थे नए, कौन कौन से, एक इलाही और दूसरा जलाली, हम पढ़ चुके हैं। 2 तरीके के इसने क्या चलाए, सिक्के चलाए। तो इकोनॉमी सुधारने के लिए अकबर ने देखो ये सुधार करे। ठीक है, सबसे पहले ये लिखो अच्छे से। और उसके बाद ये तो हो गए इसके आर्थिक सुधार। कौन से सुधार जी, आर्थिक सुधार। अब हम पढ़ते हैं इसके सामाजिक सुधार। किसने सामाजिक सुधार क्या क्या करे अपने समाज को सुधारने के लिए। तो अगर आप इसके सामाजिक सुधार भी देखेंगे ना तो कम नहीं है जी, बहुत है। सामाजिक सुधार में इसकी सबसे पहले इसने दास प्रथा को खत्म किया था। ध्यान करो, 1562 में इसने दास प्रथा खत्म करी, स्लेवरी सिस्टम को इसने खत्म किया। फिर उसके बाद इसने हिंदुओं से जजिया कर लेना बंद कर दिया। जो एक गैर ब्राह्मण, जो गैर मुस्लिम थे उनसे कर लिया जाता था जजिया कर। इसकी कहानी बड़ी पुरानी है, भारत पे मोहम्मद बिन कासिम लगा के गया। तो अकबर ने बोला कि यार ये क्या बात हुई कि हम कास्ट के अकॉर्डिंग किसी से या किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग हम किसी से टैक्स कैसे ले सकते हैं कि अगर तुम हिंदू हो तो इसका मतलब तुम टैक्स दो। तो इसलिए इसने जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और साथ में उस समय तीर्थ यात्रा पर कर लगता था। अगर आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं अपने अपने रिलीजन के गुरुओं की, तो आपसे टैक्स लिया जाता था, जो कि बहुत गलत था। तो इसने सामाजिक सुधार में तीर्थ यात्रा से भी कोई भी टैक्स लेना बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये थे इसके सामाजिक सुधार। किसने दास प्रथा खत्म करी थी, अकबर ने। इसी ने जजिया कर समाप्त किया था और इसी ने तीर्थ यात्रा पे से भी कर को समाप्त किया। तो आर्थिक सुधार हो गए इसके ये, सामाजिक सुधार हो गए इसके ये। अब इसके सैन्य सुधार पढ़ते हैं। इसने सैन्य सुधार भी करे क्योंकि भाई उस समय वो और बादशाह सबसे ज्यादा ताकतवर होता था जिसकी सेना अच्छी होती थी। तो इसने सैनिक सुधार क्या क्या करे वो भी लिख लो।
ये देखो प्रशासन की इकाई है, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं सारी। और अगर यहां से आप पे कोई, आप अगर मेंस लिख रहे हैं और वहां पे 3-4 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए कि मुगलों की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए और 150-200 शब्दों में आपसे पूछे, तो आप ये मेन पॉइंट लिखना। मास्टर की तबीयत खुश हो जाएगी जी, और क्या करे भाई, क्या बात है। अब देखो सैनिक सुधार में सबसे बड़ा इसका सुधार क्या था कि इसने मनसबदारी व्यवस्था चालू करी। मनसबदारी व्यवस्था, ये क्या करता था, मनसब क्या होती थी, एक पोस्ट हुआ करती थी जो लोगों को उनकी औकात के हिसाब से मिलती थी। आप जितने बड़े राजा आपका उतना बड़ा मनसब, आप जितने छोटे राजा आपका उतना छोटा मनसब, है ना। घोड़े दागने की व्यवस्था हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी, लेकिन घोड़े दागने की व्यवस्था इसके समय भी चलती थी। घोड़े दागने की व्यवस्था मतलब घोड़ों पर हम स्टैंप लगा दिया करते थे, जिससे पता चल जाए ये घोड़ा इस नस्ल का है, ये घोड़ा लड़ने के लिए बुलाया गया है, ये वाले घोड़े महलों में रहेंगे, सो दैट आपस में जो सेना के बाकी के जो लोग हैं वो घोड़े की अदला बदली ना कर सके। देखो पहले अरब से घोड़े आए करते थे, क्योंकि अरब की साइड के घोड़े बड़े फुर्तीले, चुस्त, मस्कुलर हुआ करते थे, तो उन वाले घोड़ों को बुलाया जाता था आर्मी पर्पस के लिए, आपको लड़ना है। नॉर्मल घोड़े हुआ करते थे जिन्हें महलों में शौकीन के लिए रखा जाता था। तो सबको दागने की व्यवस्था लगाई कि अच्छा ये वाली स्टैंप है, इसका मतलब हम स्टैंप देख के ही पहचान जाएंगे कि ये वाले घोड़े महलों में राजाओं और राजकुमारों के लिए हैं। एक स्टैंप हुआ करती थी सारे लड़ने वाले घोड़ों की, तो इसने घोड़े दागने की व्यवस्था चलाई, सो दैट कोई घोड़ों का उलट फेर ना कर सके, इधर से उधर घोड़ों को ना कर सके। हम स्टैंप देख के पहचान सकते थे कि कौन सा घोड़ा किसका है, तो घोड़ा दागने की व्यवस्था इसने चलवाई। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी क्या थी जी, मनसबदारी व्यवस्था, सैनिक सुधार। देखो अकबर पूरे भारत का इतना जहांपना, मुगले बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर इतना आगे इसलिए गया बिकॉज उसकी मनसबदारी व्यवस्था ने बहुत काम किया था। ठीक है, तो सैनिक सुधार में उसका सबसे बड़ी क्या थी, उसकी मनसबदारी व्यवस्था। अच्छा, इसने धार्मिक सुधार करने की भी कोशिश करे थे। हालांकि राजा महाराजाओं को धर्म वाली चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन इसने धार्मिक सुधार करने के लिए भी, हम पढ़ चुके हैं, इसने इबादत खाना बनवाया था जी। इबादत खाना वो एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर सभी धर्म के धर्मगुरु आकर के चर्चा किया करते थे अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए। तो इबादत खाना एक ऐसी जगह होती थी जहां पर सारे गुरु बैठ के मीटिंग किया करते थे। इसने मजहर की घोषणा करी, है ना जी, मजहर की घोषणा करी। मजहर की घोषणा मतलब आप आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो मेरा होगा। और धार्मिक सुधार करने के लिए इसने एक नया धर्म भी चलाया था, दीन ए इलाही। हम पढ़ चुके हैं अकबर ने अपने टाइम में एक नया धर्म चलाने की कोशिश करी थी, और उस धर्म का क्या नाम था, दीन ए इलाही। हालांकि सुपर फ्लॉप रहा, इसको आगे जाके बहुत जल्दी बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बाद ये दीन इलाही एक ऐसा धर्म था जिसको अकबर ने चलाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो ये थे इसके धार्मिक सुधार। देख रहे हैं, अकबर ने सामाजिक सुधार भी करे, अकबर ने आर्थिक सुधार भी करे, अकबर ने धार्मिक सुधार भी करे, अकबर ने सैनिक सुधार भी करे। इसलिए अकबर के समय एडमिनिस्ट्रेशन मुगलों का इतना मजबूत हो गया था कि भाई किसी के बस की नहीं था मुगलों से पंगा लेना। ठीक है, अब अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर। अकबर के बाद कौन आया जी, जहांगीर। जहांगीर ने सबसे अगर ज्यादा कोई चीज मजबूत करी तो वो करी न्याय व्यवस्था। भाई इसने अपने समय न्याय व्यवस्था बड़ी बढ़िया कर दी थी। इसने क्या करा, नाक कान काटने की व्यवस्था, नाक कान काटने की व्यवस्था कर दी थी इसने, अभी मैं समझाता हूं। और एक इसने और व्यवस्था शुरू करी थी जिसको हमने बोला था कुर्की व्यवस्था। देखो जहांगीर ने भले कुछ करा हो चाहे ना करा हो, लेकिन अपने समय में इसने न्याय की जंजीर को इतना बढ़िया कर दिया था कि मुगले सल्तनत में किसी भी गरीब आवाम को न्याय पूरी तरीके से मिला करता था। जहांगीर के समय जहांगीर ने न्याय व्यवस्था बड़ी अच्छी करी। अगर कोई अपराधी पकड़ लिया जाता था तो उसके नाक कान काट दिए जाते थे जिंदे के, और साथ में उसके घर वालों को सजा दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था, सो दैट कोई पाप करने से घबराए। तो जहांगीर के समय क्या होता था, अगर किसी ने कोई अपराध किया तो जहांगीर उसको पकड़ के उसके नाक कान कटवा दिया करता था, और साथ में उसके घर बार भी तोड़ दिया करता था। तो घर को तोड़ देना कहलाता था कुर्की। कुर्की मतलब जो भी अपराधी है उसके घर को भी तोड़ दो। अब हमें नहीं पता इसके माँ बाप कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, तो जहांगीर अपराधी के साथ साथ उसके घर वालों को भी दंड दिया करता था, जिसको हम क्या बोलते थे, कुर्की व्यवस्था। घर तोड़ दिया करता था। ठीक है, तो इसने ये करा जी जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर का अगर सबसे अच्छा कोई सामाजिक सुधार अगर आप देखेंगे, प्रशासनिक सुधार, तो न्याय व्यवस्था।
अकबर के समय भी इतनी जबरदस्त न्याय व्यवस्था नहीं थी जितनी जहांगीर ने कर दी थी। इसलिए जहांगीर के प्रशासनिक सुधार में जहांगीर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने मुगलों के समय न्याय व्यवस्था बड़ी अच्छी करी। अब आया शाहजहां। शाहजहां ने जी कुछ नहीं करा खास। शाहजहां के समय सारी चीजें ऊपर से उसको बनी बनाई मिल गई थी, न्याय व्यवस्था अच्छी हो ही चुकी थी। उसने वास्तुकला पे बहुत ध्यान दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रशासनिक सुधार में इसने कोई अच्छे सुधार खास नहीं करे। उसके बाद आता है द लास्ट नॉट बट लीस्ट, औरंगजेब, तगड़ा सुल्तान। इसने सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया जी, सारी व्यवस्थाओं का अंत। पीछे जितनी भी अच्छी चीज हो रही है, अकबर ने जजिया कर समाप्त करा, इसने जजिया कर दोबारा लगा दिया। उधर तुलादान व्यवस्था उसने शुरू करी थी हुमायूं ने, इसने तुलादान व्यवस्था खत्म कर दी। हुमायूं ने झरोका दर्शन व्यवस्था शुरू करी थी, इसने झरोका दर्शन बंद कर दिया। संगीतकार को महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाता था, इसने अपने दरबार में संगीत बजवाना बंद कर दिया। डांसरों को अच्छा महत्व दिया जाता था, इसने अपने दरबारों में डांसरों को भगा दिया। लिखने वाले आया करते थे, चित्रकार आया करते थे, चित्रकार बड़े बड़े अच्छी पेंटिंग्स बनाया करते थे, सबको भगा दिया। इतिहासकार किताबें लिखा करते थे, सबको भगा दिया। इसने प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पे धज्जियां उड़ा दी, सबको भगा दिया इसने, सबको। सिर्फ इसे एक भारत में इसका सिर्फ एक सपना था कि मैं इस्लामियत स्थापित करूं, इसने इस चक्कर में सबको ही मार गिरा। ठीक है, तो इसने तो ऊपर जितने भी सुधार करे गए थे इसने सब पे पानी फेर दिया था औरंगजेब ने तो। ठीक है जी, तो इसके बारे में तो तुम क्या ही पढ़ोगे, आप जानते हो सारे मंदिर तोड़ दिए अपना धर्म फैलाने के चक्कर में, मुस्लिम धर्म फैलाने के चक्कर में सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए। तो ये था इनका प्रशासनिक ढांचा। ठीक है जी, प्रशासनिक ढांचा। इसके बाद एक अगर उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह ने, रंगीला बादशाह ने अच्छा काम किया तो वो ये कि जो इसने जजिया कर दोबारा चालू किया था, इसने जजिया कर दोबारा से लेना शुरू कर दिया था। तो मोहम्मद शाह के समय पूरी तरीके से मुगल सल्तनत में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। देखो जजिया कर से कितने सारे राजाओं के नाम जोड़े पड़े हैं। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगा के गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया। उसके बाद अकबर ने जजिया कर पूरी तरह खत्म कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने जजिया कर फिर दोबारा गैर मुस्लिमों पे लगा दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने पूरे के पूरे भारत से जजिया कर को समाप्त कर दिया। और उसके बाद एक इतना बदतमीज बकलोल राजा आया शाह आलम द्वितीय कि इसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी सौंप दी अंग्रेजों को। किसको सौंप दी जी? अंग्रेजों को। और इसके समय से क्या प्रशासनिक ढांचे इनके पढ़ोगे, इसके समय तो इनकी उल्टी गिनती चल रही थी। एक समय यह था अकबर ने इतने बड़े बड़े सामाजिक सुधार करे, और एक समय यह था कि इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी दीवानी सौंप दी थी किसको? अंग्रेजों को। तो ये थे इनके प्रशासनिक सुधार, ये ध्यान रखना। अकबर के बहुत अच्छे अच्छे हैं, अब इसको मिटा देते हैं। देखो हम पढ़ चुके सारी चीजें हैं, लेकिन अब हम मोटी चीजें एक एक बार साथ में लिख रहे हैं सारी। अब देखो देखो आज भी हमारा सैन्य विभाग होता है ना जी, आज भी हमारा तोपखाना होता है, आज भी हमारा वित्त विभाग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, होता है कि नहीं होता? देखो सैन्य विभाग का जो सेनापति सबसे बड़ा होता था उसको बोलते थे मीर बख्शी। क्या बोलते थे जी? मीर बख्शी। तो मुगल काल में मीर बख्शी कौन होता था? सैन्य विभाग का अधिकारी, अध्यक्ष, मतलब सारी आर्मी को जो कंट्रोल करेगा वो कौन होगा? मीर बख्शी कहलाएगा। जैसे आज सीडीएस होता है, चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया, सीडीएस, जो पूरे भारत की आर्मी को कंट्रोल करते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट जाके डिफेंस मिनिस्टर को देते हैं, और डिफेंस मिनिस्टर सारी चीजें राष्ट्रपति को बताते हैं। आपको पता है ना, हमारी जी देखो 3 आर्मी आज हमारी, एक है थल सेना, ठीक है, एक हमारी नौसेना, और एक है हमारी वायुसेना, है ना, ये बीएसएफ, नौसेना एयरफोर्स, ये नेवी, और वायुसेना है हमारी एयरफोर्स। ठीक है जी, इनके कंट्रोलर एक एक हैं ऊपर यहां पे, जो इनके पूरे अध्यक्ष हैं, जिनके निगरानी में ये काम चलेगा। थल सेना सारी इनकी बात मानती है, नौसेना सारी अपने हेड की बात मानती है, वायुसेना सारी अपने हेड की बात मानती है। ये फाइनली तीनों मिलके एक बंदे को रिपोर्ट करते हैं, जो होता है सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया।
चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम होगा, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम। हाँ ठीक है, मैं भी क्या पढ़ रहा था, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम। जो पूरे डिफेंस सिस्टम का चीफ है वो होते हैं CDS। ठीक है, इनके ऊपर कौन होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और ये जाके सारी रिपोर्ट देते हैं अपनी प्रेसिडेंट को। ये होते हैं डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ होते हैं प्रेसिडेंट। हमारी आर्मी के देख रहे हैं कितनी बढ़िया हायरार्की है। नॉर्मल जो सेना जो युद्ध लड़ती है वो ये होती है, इनके एक एक बॉस होते हैं, इन तीनों के एक बॉस होते हैं, फिर आते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तब आते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो फाइनली अगर आखिरी पावर हमारी आर्मी से रिलेटेड किसी के पास होती है तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसी भैया अगर इसके समय आर्मी विभाग का कोई सबसे बड़ा हेड हुआ करता था तो वो होता था मीर बख्शी। तोप खाने का जो हेड हुआ करता था तोप खाने का, उसका नाम था मीर आतिश। उसको क्या बोला करते थे, मीर आतिश। जैसे आज बोल देते तोपची, जैसे हम नॉर्मल बोल देते ना, बनाओ तुझे तोपची। एक्चुअली तोपची वो होता था जो तोप बढ़िया चलाता था। मुगल काल में जो तोप खाने का हेड होता था उसको बोलते थे मीर आतिश। ठीक है, वित्त विभाग का जो हेड हुआ करता था, फाइनेंस मिनिस्टर जो हुआ करता था, उसको बोलते थे वजीर। वैसे आज वजीर देखो प्रधानमंत्री को बोलते हैं, है ना, प्रधानमंत्री आज देश संभाल रहे हैं। मुगलों के समय जो वजीर हुआ करता था वो वित्त विभाग संभालता था, फाइनेंस सिस्टम संभालता था। ठीक है जी। न्याय विभाग, अगर न्याय विभाग कोई संभालता था तो उसको बोलते थे काजी, जज। जज को हम क्या बोलते थे, काजी, मुगल सल्तनत में। उससे पहले दिल्ली सल्तनत में भी न्याय विभाग को कौन संभालते थे, काजी। तो आप इतिहास की कोई भी किताब पढ़ेंगे ना तो आपको बार बार लिखा मिलेगा मीर बख्शी, वजीर, काजी। तो आपको समझ जाना पड़ेगा, काजी वो है जो न्याय विभाग का अध्यक्ष है, वजीर वो है जो वित्त विभाग का अध्यक्ष है, मीर बख्शी वो है जो सैन्य विभाग का अध्यक्ष है, मीर आतिश वो है जो तोप खाने का अध्यक्ष है। अच्छा, एक होता था जासूस विभाग, इनका जासूस विभाग। आज हमारा जैसे रॉ है, RW, या हमारी ED है, जो जासूसी का काम करते हैं इधर उधर। ऐसे ही मुगलों के समय भी जासूसी काम हुआ करता था। देखो जासूर ले लिया मैंने, जासूस। और जासूस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे महोत्सव। क्या बोलते थे जी, महोत्सव। इसका काम होता था सारे जितने भी राजा महाराजा अपने कानून बना रहे हैं उनका जासूसी करके पता करे कि क्या सारे कानूनों को ग्राउंड लेवल पे फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। पता चला राजा महाराजा लॉ बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं और जनता उन्हें फॉलो ही नहीं कर रही है। तो जनता फॉलो कर रही है नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप जासूसी करें। क्योंकि आप अगर मीर बख्शी बन के जाएंगे तो जनता डर के मारे फॉलो करेगी। जनता असलियत में फॉलो कर रही है या नहीं, ये तो आपको जब पता चलेगा ना, जब आप नॉर्मल ड्रेस में जाएं, फॉर्मल कपड़ों में जाएं और देखें एकदम से, तब आपको, जैसे रेड मारते हैं, पुलिस जब पकड़ने आती है तो पुलिस की ड्रेस में आएगी तो देख के भाग जाएगा चोर। तो वो क्या करते हैं, बड़े को पकड़ने के लिए सिविल ड्रेसेस में आ जाते हैं, नॉर्मल ड्रेसेस में आ जाते हैं, सिविल कह रहा हूं, नॉर्मल ड्रेसेस में बिल्कुल। ठीक है जी। तो जासूस विभाग का मुगलों के समय जो अध्यक्ष होता था उसको क्या बोलते थे, महोत्सव। इसलिए आपको किताबों में ये टर्मिनोलॉजी बार बार, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और किताबें पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। आपको समझ नहीं आएगा ये है क्या, ये कुछ नहीं है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, मीर आतिश तोपखाने का, उसके बाद वित्त विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था वजीर, न्याय विभाग का अध्यक्ष होते थे काजी, और जासूस विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे महोत्सव। अच्छा, सबसे बड़ा अगर राजा के बाद कोई ओहदा हुआ करता था तो वो होता था वकील का। राजा के बाद अगर सबसे बड़ा कोई पद हुआ करता था उस समय तो वो कौन होता था, वकील। और वकील के बाद ये तरह तरह के डिपार्टमेंट शुरू हो जाया करते थे और इन डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो मैंने आपके सामने लिखी थी। क्वेश्चंस आते हैं यहां से मेंस में भी लिखने के लिए। एक बार अगर आपका क्वेश्चन आ गया ना कि एक बार 200 शब्दों में बताइए कि मुगलों के प्रशासनिक ढांचे, सैनिक ढांचे, उनके जो विभाग थे उनका कैसे कैसे हायरार्की थी, तो आपको सब लिखना पड़ेगा। और ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिख देंगे, मास्टर की तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक है जी। और वैसे खलासी चपरासी में तो एक एक नंबर के यहां से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब अपने को पढ़नी है मेन चीज में से एक, वास्तुकला या स्थापत्य कला। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्ट। देखो जी, मुगल सल्तनत में एक से एक बड़ी मीनार बनाई गई।
कौन सी मीनार किस मुगल बादशाह ने बनवाई, हमें वो एक बार लाइन से लिख लेते हैं। उसी को हिंदी में बोलते हैं वास्तुकला, इमारतें बनवाना, मॉन्यूमेंट्स बनवाना। उसी को प्योर हिंदी में बोल देते हैं स्थापत्य कला। नाम देखो कैसे है, स्थापत्य कला। इंग्लिश में आर्किटेक्ट सुना हुआ सा नाम लग रहा है, लेकिन मैं वास्तुकला बोलूं तो आधे बच्चे वैसे ही बोला जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब सबसे पहले हम बाबर के समय देखते हैं कि बाबर ने क्या बनवाया। बाबर ने चार बाग शैली से यहां पर बाग बनवाने शुरू करे थे, हम पढ़ चुके हैं। और चार बाग शैली से जो उसका फेमस बाग था वो था आराम बाग, जो आगरा में था। तो उसने एक बाग बनवाया जिस बाग का क्या नाम था, आराम बाग, आगरा में थे। और साथ में इसने अयोध्या में क्या बनवाई जी, बाबरी मस्जिद, जिसका अब तो पूरा मामला सुलट गया है, राम मंदिर बन के अयोध्या में सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद अगर किसी ने बनवानी शुरू करी थी वो कौन था, बाबर। तो अगर कोई मॉन्यूमेंट बाबर ने बनाया था वो कौन थी, बाबरी मस्जिद। उसके बाद आओ हुमायूं। ठीक है, हुमायूं ने दीन ए पनाह नाम की लाइब्रेरी बनाई थी, पुस्तकालय, दीन ए पनाह पुस्तकालय। कहां पर, दिल्ली में बनाया था जी, दीन ए पनाह पुस्तकालय। और साथ में इसके मरने के बाद क्या बनाया गया, हुमायूं का मकबरा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हुमायूं टॉम्ब। तो इसके समय हमें एक बहुत ही अच्छा लाल पत्थर का ये वो है, लाल पत्थर का पूरा लाल ताजमहल, लाल किला कह रहा हूं बार बार। अगर आपने ताजमहल देखना है तो आप छोटा ताजमहल देख सकते हैं भारत में, दिल्ली आके। जिसने हुमायूं का मकबरा देखा है, नक्काशी सेम वैसी ही है, डिजाइन पूरा वैसे ही है, बस पत्थर का अंतर है। यहाँ लाल बालू पत्थर से ये बना है और वो संगमरमर के पत्थर से बना है ताजमहल, बस अंतर इतना है। बाकी आर्किटेक्ट डिजाइन लगभग बराबर ही है। इस हुमायूं के मकबरे की और साथ में ताजमहल की खूबसूरती की बात यह है कि आप चारों साइड में से उसे कहीं से भी देखें, लगता एक जैसा ही है। आप चारों साइड में से कहीं से भी देख ले, चाहे ईस्ट से, चाहे वेस्ट से, चाहे नॉर्थ से, चाहे साउथ से, आपको लगेगा एक जैसा। वो तो आप अंतर इसलिए कर पाते हैं कि यहाँ पीछे नदी बह रही है, आगे से एंट्री गेट है, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये फ्रंट है और ये बैक है। अगर नदी वगैरह, यमुना वगैरह हटा दी जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या फ्रंट है और क्या बैक है। समझे? तो ये अब अकबर के समय देखो, अकबर के समय बनाया गया जी बुलंद दरवाजा। आगरा में एक दरवाजा बनाया गया, कौन सा, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, अकबर में। अच्छा, आप सब अगर आगरा गए हो तो ताजमहल के बराबर में आगरा का किला है, आगरा फोर्ट, लाल पत्थर से बना हुआ है पूरा। वो जो आगरा फोर्ट बनवाया था ना, आगरा का किला, वो अकबर ने बनवाया था। और आज भी देखिए कितना आलीशान है। खैर उसको रिपेयर करते हैं हम समय के साथ साथ, क्योंकि भाई वो हमारी स्मारकों में से एक है, ऐतिहासिक स्मारक है हमारी। तो अकबर ने क्या बनवाया था जी, आगरा का किला, आगरा फोर्ट। ठीक है, और बुलंद दरवाजा भी अकबर ने। उसके बाद आओ जहांगीर। जहांगीर ने सबसे पहले एतमातुद्दौला का मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा, ये इसके ससुर थे जी। तो इनका एक मकबरा बनवाया जहां पर संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल हुआ। इसने लाहौर में बनवाया शालीमार गार्डन, शालीमार बाग भी बोल देते हैं। शालीमार बाग किसने बनवाया जी, जहांगीर ने। और साथ में इसने बनवाया लाहौर में मकबरा। किसका मकबरा था ये, अनारकली का। और इसी मकबरे में जहांगीर को भी दफनाया गया है। तो अनारकली का मकबरा लाहौर में किसने बनवाया था, जहांगीर। हमें याद इसलिए रखना है क्योंकि आज ही तो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। इसके समय तो पाकिस्तान हमारा हिस्सा था ना। तो जहांगीर ने लाहौर में अनारकली का मकबरा बनवाया। ये आर्किटेक्ट है। अब आता है आर्किटेक्ट का असली बादशाह, शाहजहां जी। ये तो पगला ही गया था, इसने तो हद्दी कर दी थी। देखो, इसने दिल्ली में बनवाया लाल किला, और लाल किला के साथ साथ इसने दिल्ली में बनवाई जामा मस्जिद। क्या बनवाई जी, जामा मस्जिद। ठीक है, इसने आगरा में बनवाया ताजमहल, हमारे 7 अजूबाओं में से एक। ठीक है, जो अकबर ने आगरा का किला बनवाया था उसके अंदर इसने बनवाई मोती मस्जिद। एक मस्जिद बनवाई जो किस नाम से जानी जाती है, मोती मस्जिद से। और तो और लाहौर में बनवाया इसने शीश महल। क्या बनवाया जी, शीश महल। अब
शाहजहां तो पागल हो गया था, इसने मुगलों का सारा पैसा इमारतें बनवाने में लुटा दिया। लो जी ये बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, ताजमहल बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई। मोती मस्जिद क्या है? मोती मस्जिद आगरा के किले के अंदर बनाई गई एक मस्जिद है। शीश महल बनवाया लाहौर में, कांच का, शीशे का, इसलिए उसका नाम शीश महल है। शाहजहां तो पगला ही गया था। ये सारी चीजें किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। और आज देखो, आप अभी लाल किला जाएंगे, आप चलते चलते पागल हो जाएंगे, इतना बड़ा है। धूप में कोई इंसान जाएगा ना दोपहरी में तो बोरा जाएगा कि भैया कहां भेज दिया। बहुत बड़ा है। कितना पैसा रहा होगा इन मुगले बादशाह के पास कि एक बादशाह एक ही समय में ताजमहल भी बनवा रहा है, जामा मस्जिद भी बनवा रहा है, लाल किला भी बनवा रहा है। बहुत पैसा था इसके पास। तो शाहजहां के बारे में याद रखना है। और आखिरी हमारा कौन बचता है जी? औरंगजेब। आखिरी हमारा कौन बचता है? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने भी मोती मस्जिद बनवाई थी। क्या बनवाई थी जी? मोती मस्जिद। लेकिन इसने जो मोती मस्जिद बनवाई वो बनवाई लाल किला के अंदर। किसके अंदर? लाल किला। अब देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, मोती मस्जिद शाहजहां ने भी बनवाई, मोती मस्जिद औरंगजेब ने भी बनवाई। लेकिन औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी लाल किला के अंदर, शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा के किले के अंदर। आगरा का किला बनवाया था अकबर ने, लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है। और साथ में इसने बनवाया बीबी का मकबरा। क्या बनवाया जी? बीबी का मकबरा, जिसको हम घटिया ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? घटिया ताजमहल। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं स्थापत्य कला की जो अपने को याद होनी चाहिए। सब अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहना, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। धीरे धीरे सारी तैयारी हो जाएगी आपकी भी, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है। सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू।